खैर आज 29 जुलाई है। महीना लगभग खत्म हो चुका है। हमने उतार चढ़ाव भरे कई मोड़ देखे हैं जो उम्मीद है कि हमें शांति की ओर ले जाएंगे, लेकिन रास्ते में कई कई भटकाव भी हैं। ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। हम आपके लिए वे खबरें लेकर आते हैं जो आपको कॉरपोरेट मीडिया से नहीं मिलेंगी, और ज़्यादातर स्वतंत्र मीडिया की भी इन तक पहुंच नहीं है। इन्हें आप तक पहुंचाना हमारा सौभाग्य है। मेरे प्रिय सहयोगी पेपे एस्कोबार और लैरी जॉनसन अब आगे की बात संभालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप कृपा करें तो सब्सक्राइब करें। सबस्टैक पर हमारे पेड सब्सक्रिप्शन चैनल पर जाएं। $5 देकर पुट में बोरवेल। हम हर हफ्ते सभी सुरक्षा ब्रीफिंग सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो प्रिया पेपे, आगे बढ़िए। Thanks, Mr. Z. Thanks, Larry. If you both धन्यवाद। allow me and all of you, our audience, धन्यवाद लैरी। I want to start. अगर आप दोनों मुझे इजाज़त दें और आप सभी हमारे दर्शक भी मुझे अनुमति दें तो मैं शुरुआत ईरान अमेरिका और बातचीत की मेज़ पर जो हो रहा है या जो नहीं हो रहा है उससे अलग मुद्दे से करना चाहता हूँ। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हमें यही जानकारी मिली है और मुझे यकीन है कि लैरी के पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बेहद अहम बात पर ध्यान देना चाहूँगा। वह था इराक में अमेरिका और सऊदी अरब का संयुक्त हमला। ये हश्द अल-शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के खिलाफ था। ये इराकी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय से संबद्ध है। इन्हें इराक की सबसे महत्वपूर्ण शिया धार्मिक प्राधिकरण आयतुल्लाह अल-सिस्तानी का पूरा समर्थन हासिल है और ये वास्तव में जन लामबंदी इकाइयाँ हैं। And they are really popular mobilization units. I happen to know them personally. I visit them. मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं उनसे पहले बगदाद के ग्रीन जोन में मिला था, जहाँ ग्रीन जोन के भीतर उनका एक सेल था। उस समय ग्रीन जोन अभी अमेरिकी नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अमेरिकी हर जगह मौजूद थे। और 2 साल पहले मैं उनसे अरबाइन के दौरान मिला था, उस पवित्र जुलूस में। हमने फिर बात की, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। उस समय की इराकी सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं थी और हमें वहां जाने का मौका मिला था। मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर भी गया था। वो पिछला इराकी प्रशासन था जिसे मैं कहूँगा प्रबुद्ध प्रशासन। आजकल वहां बिल्कुल नया प्रधानमंत्री है। वह अरबपति है और मूलतः एक उपयोगी मूर्ख है। वहां अमेरिका गया और कहने लगा, आप जानते हैं हमारा नया आदमी बहुत कूल है, वगैरह वगैरह। फिर वह इराक लौटता है और उसकी आड़ में इराक में गृहयुद्ध थोपने की कोशिश हो रही है। और इसके ऊपर से इराकी क्षेत्र पर अमेरिका और सऊदी अरब एक ही समय में हमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास खुद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बहुत बहुत अहम जानकारी आ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इराकी सुरक्षा बलों पर हमला देखा। ये इराकी सुरक्षा बल नहीं है, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हैं जो इराकी सरकार के सुरक्षा ढांचे का हिस्सा हैं। ट्रंप ने कहा कि ये हमले इराकी सरकार के साथ समन्वय करके किए गए थे। ठीक है, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अगर इराकी सरकार ने इराकी क्षेत्र के भीतर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज पर हमले की मंजूरी दी होती, जिनका संबंध उनके रक्षा मंत्रालय से है, तो ये आदमी, नया यूजफुल इडियट, अरबपति प्रधानमंत्री अल-ज़ादी 10 मिनट में गिर जाता। He would fall in 10 minutes. He wouldn't last in his palace seat in Baghdad. वो बगदाद में अपनी महलनुमा कुर्सी पर 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। The crazy thing is that तो अजीब बात यह है कि प्रतिरोध की धुरी ने कुल मिलाकर इसकी पहले से ही कल्पना कर ली थी। ये पूरी प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ एक बड़े अमेरिकी जायोनी हमले का हिस्सा है और हश्द अल-शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज मेरे हिसाब से इराक में कई ताकतों का एक छाता है। वे बहुत बहुत शक्तिशाली हैं और बेहद अच्छे हथियारों से लैस हैं। उन्हें भारी जनसमर्थन हासिल है। यह ऐसी बात है जो मैंने खुद देखी थी जब मैं 2 साल पहले अरबाइन में था। हम बहुत छोटा सा समूह थे। हमें बगदाद से करबला अरबाइन के लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर में ले जाया गया था। दरअसल सरकार ही हमें वहां लेकर गई थी। उन्होंने हमें दरगाह से करीब 10 किलोमीटर दूर एक जगह उतारा
लेकिन हमें घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी और मैंने ठीक वही किया। But we were free to roam around, which is exactly what I did. I was roaming around and I said, look, take me to मैं घूम रहा और मैंने कहा, देखिए, मुझे हश्द अल-शाबी के कमांडरों के पास ले चलिए, वे जहाँ भी हों। और वे मुसलावा मेरे साथ तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उप सहारा अफ्रीका वगैरह से आए तीर्थयात्री भी थे। यह देखने का बिल्कुल शानदार मौका था कि ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज पूरे इराक में सचमुच कितनी लोकप्रिय हैं और अब इराकी क्षेत्र में अमेरिकियों और सऊदियों द्वारा उन पर बमबारी की जा रही है। तो यह ऐसी बात थी जिसे यमनियों ने पहले ही समझ लिया था, क्योंकि यमनी खुफिया एजेंसियों ने, और मेरा ख्याल है कि पिछले कार्यक्रमों में मैं आप लोगों से इस पर बात कर चुका हूँ, पहचान लिया था कि अमेरिकी एक बहुत बड़े विशाल हमले की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे प्रतिरोध धुरी के खिलाफ, यमन में अंसार अल्लाह, हिजबुल्लाह, ईरान और बेशक इराक में हश्द अल-शाबी यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज। and of course the Hashd al-Shabi, the popular mobilization forces in Iraq. So this may be the first salvo. They got the right तो ये शायद पहला वार हो सकता है। after the Iraq. उन्हें इराकी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का सही बहाना मिल गया, इसलिए यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ जिस संभावित अमेरिकी हमले की बात हो रही है, यमनी खुफिया ने उसकी सारी ज़रूरी गणनाएं कई दिन पहले ही कर ली थीं, सऊदी अरब की नाकेबंदी शुरू करने से पहले। और मेरे एक यमनी दोस्त ने, वह कोई स्रोत भी नहीं है, दोस्त है, मुझसे कहा, हाँ, हम ये अभी करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम संभावित अमेरिकी हमले को पहले ही रोकना चाहते थे। तो आप सभी के लिए, मिस्टर जेड, लैरी और हमारे सभी दर्शकों के लिए, मुझे उम्मीद है कि इससे कम इस बात के बुनियादी तत्व साफ हो जाएंगे। ये पूरी प्रतिरोध धुरी के खिलाफ युद्ध है। ठीक है, लैरी, अब मंच आपके पास है। शुरू कीजिए और कमाल कर दीजिए। Clark, to you, take it away and kill them. Yeah. Well, हाँ, खैर, जो आशावाद कायम था। so here we तो are अब हम यहाँ हैं बुधवार को। over the last 4 days. पिछले 4 दिनों में ऐसा लग रहा था कि बातचीत के मोर्चे पर कुछ प्रगति हुई है। I think that's dead. मुझे लगता है कि अब वह खत्म हो चुकी है। कतर से या पाकिस्तान में चाहे जितना भी आशावाद या उम्मीद जताई जा रही हो, जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बता रही है। पहली बात, सऊदी अरब के साथ युद्ध। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, अमेरिका इजराइल के ईरान के साथ युद्ध के अलावा, जहां अब सऊदी, इराक, हूतियों और ईरान से लड़ने जा रहे हैं और उन्हें 3 मोर्चों पर हमले का सामना करना पड़ेगा। और इसमें जो बात इतनी मूर्खतापूर्ण है वह यह कि जब आप इराक में जन आंदोलन को देखते हैं तो उनके पास कोई विशाल बुनियादी ढांचा नहीं है, उनके पास ऊर्जा की भारी आपूर्ति नहीं है। वे ऐसे नहीं हैं कि आप जानते हैं जब वे इकट्ठा हों, लेकिन आप उनके बुनियादी ढांचे को ऐसा स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो इराक को पंगु बना दे। Infrastructure damage to them that would cripple Iraq. They can do that to Saudi Arabia, as can वे सऊदी अरब के साथ ऐसा कर सकते हैं, हूती भी कर सकते हैं और ईरान भी। इसलिए अभी सऊदी अरब ने जो रास्ता अपनाया है वह लगभग आत्महत्या जैसा है। दुनिया में कोई भी तर्कसंगत सैन्य वजह नहीं है जो ये जायज ठहरा सके कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर इराक के भीतर ये हमले करे, क्योंकि, और मेरा ख्याल है कि यह आंकड़ा एलिस्टेयर क्रूक ने बताया था, इराकी बल हिजबुल्लाह से बड़े हैं और काफी बड़े हैं, इसलिए वह एक बेहद ताकतवर सैन्य बल है। फिर जब आप इसमें हूतियों की मिसाइलों पर पकड़ जोड़ देते हैं जिन्हें सऊदी अरब रोक नहीं सकता, तो वे यनबू के विनाश, पाइपलाइनों के विनाश और अतिरिक्त रिफाइनरियों पर हमलों को नहीं रोक पाएंगे। तो अचानक जिस नकदी प्रवाह पर वे अभी भरोसा कर रहे हैं वह आना बंद हो जाएगा। the cash flow that they're counting on right now, that's going to stop flowing. And Of een sterk Greek. what did they do? There's nothing on the military. सैन्य रणनीति में ऐसा कुछ नहीं होता कि ठीक है, आप कार्रवाई ये करें और उससे नतीजा भी मिल जाएगा। तो उन्होंने वास्तव में युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है। इसका नुकसान सऊदी अरब को ईरान पर हुए इस हमले के बाद के असर से भी ज्यादा होगा। हम अब भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां तेल की वैश्विक आपूर्ति लगातार घट रही है,
हर बीतते दिन के साथ जो तेल पहले इस व्यवस्था में आता था वह अब नहीं आ रहा है और उसकी भरपाई भी नहीं हो रही है, बल्कि रूस की ओर से डीजल ईंधन के निर्यात पर अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। और अब यह खतरा भी है कि अमेरिका सिर्फ रूसी तेल खरीदने की कोशिश करने के लिए चीन और भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। For the mere fact of trying to purchase Russian oil. So what we're looking at is तो हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जगत में और ज्यादा उथल-पुथल देख रहे हैं और इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असर होंगे। अब भारत, चीन, कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान की बात करें। एशिया के ये 3 क्षेत्र अमेरिका के गल्फ कोस्ट के साथ गल्फ ऑफ अमेरिका पर, जिसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता था, ये वे 4 इलाके हैं जहां खट्टे कच्चे तेल को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर रिफाइनरियां बनाई गई हैं। और जब आप खट्टे कच्चे तेल की बात करते हैं तो रिफाइनरियों में मतलब ये ज्यादा अशुद्ध तेल होता है। कभी कभी इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है और इसे भारी कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए इसे कहें तो Pfeiffer-Bekanungsstaloth। So it requires additional cooking, if you will. So when they build refineries, तो जब वे रिफाइनरियां बनाते हैं तो उन्हें किसी खास किस्म के कच्चे तेल को संभालने के लिए बनाना पड़ता है, या तो खट्टे कच्चे तेल के लिए या मीठे कच्चे तेल के लिए। मीठे कच्चे तेल की रिफाइनरियां बनाना काफी सस्ता होता है। उनके रखरखाव की जरूरत भी कम होती है, क्योंकि डीजल या जेट ईंधन बनाने के लिए तेल को प्रोसेस करना उतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन वे भारी खट्टे कच्चे तेल वाली रिफाइनरियां क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें मुनाफे के अवसर कहीं ज्यादा होते हैं। ये 4 क्षेत्र भारत, चीन और बाकी एशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका का गल्फ कोस्ट अभी उस कच्चे तेल की भारी कमी झेल रहे हैं जिसकी जरूरत डीजल और जेट ईंधन बनाने के लिए होती है। to produce diesel and jet fuel. As a result, there is now a global नतीजतन अब दुनिया भर में डीजल और जेट ईंधन की कमी है और ये कमी सिर्फ बढ़ने वाली है। इससे पश्चिम पर ईरान के साथ इस युद्ध को खत्म करने का आर्थिक दबाव एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन इसके बजाय हम जो देख रहे हैं वह यह है कि बाहर निकलने का रास्ता तलाशने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने जाहिर तौर पर अब और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, यानी खुद को और गहरी खाई में धकेलने का। तो ये एक अवांछित संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यही देखने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हिंसा सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि इजराइल और दूसरे खाड़ी देशों पर भी टूटेगी, वह गंभीर होगी। धन्यवाद लैरी। मिस्टर जेड, आप इसमें कुछ जोड़ें। उससे ठीक पहले हमारे दर्शकों के लिए एक बात शाफी हो। सऊदी अरब के बारे में कुछ आंकड़े। असल में सऊदी अरब में 2 करोड़ अरब हैं। आबादी का भारी बहुमत हाउस ऑफ सऊद के खिलाफ है। जाहिर है अमेरिकी मुख्यधारा के मीडिया में आप इसके बारे में कभी नहीं पढ़ते, और वहां 1 करोड़ प्रवासी कामगार हैं। आप जानते हैं इस लड़ाई में उनका कोई दांव नहीं है। वे बस पैसे कमाने की कोशिश में वहां हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमीरात और जीसीसी के दूसरे हिस्सों में प्रवासी कामगार हैं। वे कम से कम 4 करोड़ यमनियों से घिरे हुए हैं या आंशिक रूप से घिरे हुए हैं, जो बेहद शत्रुतापूर्ण हैं और बहुत अच्छी तरह हथियारबंद हैं। 4 करोड़ इराकी भी हैं जो बहुत अच्छी तरह हथियारबंद हैं। 40 million Iraqis, very well weaponized, and 90 million Iranians. और 9 करोड़ ईरानी जो बहुत अच्छी तरह हथियारों से लैस हैं। तो अगर वे कोई चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो ये आंकड़े भी उन्हें बताएंगे कि कुछ भी करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए। वे ये पहले से ही कर रहे हैं, और वास्तव में यमन के मामले में वे इसकी कीमत भी चुका रहे हैं। उनकी नाकेबंदी हो चुकी है। ये नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी है, क्योंकि उन्होंने सना के साथ अपना ही समझौता पत्र तोड़ दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रियाद और सना के बीच एक हस्ताक्षरित समझौता पत्र है। सऊदी अरब ने उसे तोड़ा, इसलिए यमन ने भी उसे तोड़ दिया, और वे एक कदम आगे बढ़ गए। तुम्हारी नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी। तुम हमारे खिलाफ हवाई नाकेबंदी चाहते हो?
ठीक है, अब तुम्हें लाल सागर और बाब अल मंदब में समुद्री नाकेबंदी मिल रही है, कुछ अपवादों के साथ, बेशक। And the Bab al-Mandab, with of course exceptions. Example, if you are a Saudi मिसाल के तौर पर, अगर आप एक सूदी टैंकर हैं, एक मेगा टैंकर, और चीन को तेल निर्यात कर रहे हैं, तो आप यानबू से निकल सकते हैं, लाल सागर से होते हुए बाब अल मंदब पार कर सकते हैं और सीधे शंघाई तक जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एशियाई देश, दूसरे ग्राहकों या यूरोप को भेज रहे हैं, तो भूल जाइए, यानी आप नाकेबंदी में हैं। आपको यानबू के आसपास कोई पार्किंग जगह ढूंढनी पड़ेगी, और दर्जनों टैंकरों के साथ यही पहले ही हो चुका है। तो सऊदियों ने ये मुसीबत खुद मोल ली है, और अब उनका मानना है, और ये निश्चित रूप से MBS का हिसाब किताब होगा, क्योंकि सऊदी अरब में वही अकेले फैसले लेते हैं कि चलो इराकी प्रतिरोध से लड़ाई मोल लेते हैं। ये मूर्खता से भी परे है, समझ रहे हैं? ये ऐसी मूर्खस है जिस पर पूरी फिल्मों में बयान नहीं किया सकता। इस वक्त वे यहीं घर भेज टिस इस warden bat tidy used to breathe for. enlighten us with something else. I can only enlighten you with the information that I possess. मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको बस वही बता सकता हूँ, और वह मैंने शुरू करने से पहले आपसे साझा की थी। मेरे संपर्कों ने मुझे बताया कि उन्हें रातों रात कुछ राहत मिली थी। मैं जानबूझकर यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, राहत मिली थी, कि जब मैं दिन में उस इलाके में गया तो जिस आशावाद पर हमने सिर्फ कल 24 घंटे पहले बात की थी वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा और पूछा, मैंने कहा आपको राहत क्यों मिली? उन्होंने कहा कम से कम 1 घंटे तक अराकची और सऊदी राजकुमार जो विदेश मंत्री हैं के बीच बातचीत हुई, और दोनों को ये समझ आता दिखा कि ये ऐसे नहीं चल सकता कि इससे वे दोनों ऐसी किसी जगह नहीं पहुंचेंगे जो उनमें से किसी के लिए भी अच्छी हो। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को भी या तो अराकची और सऊदी राजकुमार ने उस बातचीत की जानकारी दी थी या उन्हें बातचीत में शामिल किया गया था। वे मुझे ये बताने वाले नहीं थे। They were not going to tell me that, but they said that Pakistan was deeply involved in that. लेकिन उन्होंने कहा कि उस बातचीत में पाकिस्तान की गहरी भागीदारी थी, और बातचीत के आखिर में ऐसा लग रहा था कि आम सहमति यही थी कि हमें तनाव कम करना होगा। तो आपने जो कुछ कहा और लैरी ने जो कुछ कहा, मैं उसका पूरी तरह बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मैं बस आपको उस नजरिए से बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, और वही नजरिया है जिस पर आपने और मैंने कल बात की थी। यानी कुछ हलचल है और ये समझ भी बन रही है, भले ही बहुत कमजोर स्तर पर, कि इसे खत्म होना ही होगा, कि यह ऐसे नहीं चल सकता। और कल रात वे राहत महसूस कर रहे थे। मेरा मतलब है मेरी रात में, उनके दिन के समय, कि ये पूरी तरह नहीं टूटा। अब मैं जो अतिरिक्त जानकारी दे सकता हूँ वह यह है कि बातचीत को आगे बढ़ने से रोकने वाला मुख्य और शायद एकमात्र वास्तविक अवरोध ईरान का ये पूरी तरह अडिग आग्रह है कि वे उसी क्रम को बनाए रखेंगे जो उन्होंने तय किया है। That they are going to maintain the sequencing that they have outlined. First, talk about the Hormuz. Next, पहले होर्मुज की बात कीजिए, फिर हमें वह पैसा दीजिए जिसे आप बिना किसी कटौती के रोके हुए हैं और जिसके बारे में ट्रम्प धमकी देते रहे हैं। उसके बाद जब ये दोनों बातें हो जाएंगी तो हम परमाणु वार्ता पर उसके परमाणु पहलू पर चर्चा करेंगे। और ट्रम्प इस बारे में लगातार उल्टे क्रम में बात करते रहते हैं। फिलहाल फिर भी उम्मीद है। दोबारा कहूं, मैं एक ऐसी चीज व्यक्त कर रहा हूं जिसे ठोस रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि मध्यस्थ कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसमें, जैसा कि अब मुझे समझ में आया है, पाकिस्तान और कतर के साथ ओमान भी शामिल हो गया है। वे किसी तरह का बीच का रास्ता सुझा रहे हैं जो ईरान को संतुष्ट करे, कि उसका नियंत्रण छोड़ना वास्तव में नियंत्रण छोड़ना नहीं होगा, लेकिन इतना दिखावटी जरूर होगा कि ट्रम्प संतुष्ट हो जाएं। तो मेरी स्थिति यही है। Yeah, Well, look, I think I was going to say, I just think, I think the problem is. मैं ये कहने वाला था कि मुझे लगता है समस्या ट्रंप को संतुष्ट करने की है। ये मिशन इम्पॉसिबल है। ट्रंप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि वे ध्यान का केंद्र न हो, जब तक उनसे ये न कहा जाए कि वे कमरे में सबसे होशियार लड़के हैं, जब तक उन्हें उद्धरण में नियंत्रण में न माना जाए।
ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा ईरान के साथ लगातार किया गया विश्वासघात ऐसी चीज है जिससे, साफ कहूं तो, बढ़ती संख्या में ईरानी तंग आ चुके हैं और वे खुद को अब ऐसी किसी और कोशिश के हवाले करने को तैयार नहीं है जिसमें ईरान चार्ली ब्राउन हो, जो उस फुटबॉल को किक मारने की कोशिश कर रहा हो जिसे लूसी यानी डोनाल्ड ट्रंप पकड़े हुए है। और अगर लोगों के लिए ये सांस्कृतिक संदर्भ थोड़ा अपरिचित है तो ये बस एक ऐसे कार्टून का संदर्भ है जो 70, 80 और 90 के दशक में अमेरिका में बहुत लोकप्रिय था। उसमें एक छोटा लड़का था। ओह, वह फुटबॉल को किक मारने के लिए बेताब रहता था, लेकिन वह एक लड़की पर भरोसा कर रहा था जो बस वह एक चुड़ैल थी, वह बुरी इंसान थी। वह कहती थी, लो मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ती हूँ, आओ किक मारो। और हर बार जब किक मारने की कोशिश करता तो वह गेंद हटा लेती थी। अमेरिका ऐसा ही है। अमेरिका की ओर से मेज पर रखा गया कोई भी समझौता दूसरे देशों को चाहे कितने भी आश्वासन दिए जाएं, भरोसे के लायक समझौता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस स्थिति को देखता हूं तो ईरान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि बातचीत से कोई समाधान सामने नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है, अगर हमें एमओयू पर वापस जाना है तो उसका एक ही तरीका है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे पहले उन बातों को पूरा करना होगा, उनका पालन करना होगा जिन पर वह पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। इजरायल को लेबनान से हटाया जाए, नाकेबंदी हटाई जाए, प्रतिबंध हटाए जाए और संपत्तियों anförskrift UMET till senior coordinates. Det stämmer ju här på surge growth till gochhoger. जब तक ऐसा नहीं तो इसके तो बातचीत नर्ड। There will be no further talks. Absolutely correct, Larry. But the problem is बिल्कुल सही लैरी, लेकिन समस्या यह है कि ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि असल में यह दबदबे की लड़ाई है और ईरान अपने सबसे बड़े दबाव के साधन को कभी नहीं छोड़ेगा। तो इससे गालिबाफ, अराकची सबकी बात समझ में आती है। मूल रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में पहले जैसी स्थिति, इसे भूल जाइए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मसलन वे ओमान के साथ तौर तरीकों पर पहले ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन पर अपना नियंत्रण छोड़े बिना इसे भूल जाइए। और जाहिर है अमेरिकियों के लिए यह आखिरी चीज होगी जिस पर वे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वे शुरुआत परमाणु मुद्दे पर चर्चा से करना चाहते हैं। ईरान के लिए मामला ठीक उल्टा है। अगर, जैसा लैरी ने बताया, आप एमओयू में साइन किए गए अपने वादे पूरे करते हैं, तो आखिर में हम परमाणु मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू से ही सब जानते थे कि ये कभी परमाणु मुद्दे के बारे में था ही नहीं। ये तेल की जंग है, तेल के रणनीतिक रास्तों की जंग है, पेट्रोडॉलर की जंग है, कनेक्टिविटी कॉरिडोर की जंग है। ये ईरान के खिलाफ जंग है, क्योंकि ईरान संप्रभु और स्वतंत्र है। ये ब्रिक्स के खिलाफ जंग है, एससीओ के खिलाफ, ग्लोबल साउथ के खिलाफ, रूस चीन के खिलाफ, रूस चीन ईरान के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ। ये बात हर कोई जानता है अगर उसके पास दिमाग है और उसका आईक्यू कमरे के तापमान से ऊपर है। जैसा हम जानते हैं, बेल्टवे में ये बहुत आम नहीं है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मैंने एक बात पढ़ी जो मुझे बेहद पसंद आई। सबसे बड़ा खतरा अब ये नहीं रहा कि बातचीत अचानक गायब हो जाए। बार बार की नियंत्रित बढ़त आखिरकार एक बेकाबू घटना को जन्म देती है। बिल्कुल। तो अब एक पैटर्न बन रहा है कि ठीक है, ये एक नकली सी तनाव बढ़ाने की सीढ़ी है। एक तरफ हम नियंत्रण में रहते हुए तनाव बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ भी नियंत्रण में रहते हुए तनाव बढ़ाते हैं, लेकिन देर सवेर कुछ ऐसा होगा जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होगा। यह साफ है, इससे बचा नहीं जा सकता। सैन्य तनाव बढ़ाने की ऐसी सीढ़ियां, लैरी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आखिर में नतीजा अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ टूटना ही है, और जब वो टूटेगा तो सैन्य तरीके से टूटेगा। ईरानी इससे चिंतित नहीं है। जैसा कि पाकिस्तानी मध्यस्थ जानते हैं, ईरानी कह रहे हैं, ठीक है, अगर कूटनीति के लिए अवसर की सिर्फ 0.1% की भी बहुत छोटी सी खिड़की है तो हम, ठीक है, हम उसे आजमाएंगे।
tiny window of opportunity for diplomacy, we are okay, we'll go for it. But our fingers are on the trigger because we cannot trust लेकिन हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं them. क्योंकि हम दूसरी तरफ पर भरोसा If you नहीं have कर सकते। Yemeni intel, और हर कोई जानता है कि अगर यमनी खुफिया एजेंसियां अपने दम पर इस नतीजे पर पहुंच रही हैं कि अमेरिका प्रतिरोध धुरी में शामिल उन सभी के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था, तो इराकी भी उसी नतीजे पर पहुंचे, ईरानी भी उसी नतीजे पर पहुंचे। knows this very, very well. हिजबुल्लाह ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह जानता है, The deciding तो वे जानते हैं कि निर्णायक कारक युद्ध का मैदान होगा, और यहीं एक बार फिर दोनों युद्ध मिलते हैं। ये युद्ध बहुत पहले ही एक हो चुके थे, क्योंकि वे हमेशा से एक ही युद्ध थे, यूक्रेन में छद्म युद्ध और ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध। war in Ukraine, and ये दो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में एक ही युद्ध है, it's the same. और अब हमारे पास कुर्सी पर बैठकर विश्लेषण करने वाले अमेरिकी विश्लेषक हैं, जो आखिरकार ये खोज रहे हैं कि ये युद्ध आपस में जुड़े हुए हैं। Analysts finally discovering that the wars are connected. Of course, dummies, they were always connected. बिल्कुल मूर्खों, वे हमेशा से जुड़े हुए थे, और हाल में जो हुआ वह बेहद खतरनाक है, क्योंकि उसके नतीजे दिमाग हिला देने वाले हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर हमला किया। हम ये बताना भी शुरू नहीं कर सकते कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि असल में ये कैस्पियन सागर में ईरान पर नाटो का हमला है, Attacking Iran और कैस्पियन सागर रूस और ईरान की झील है। is a Russian-Iranian ठीक है, वहाँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान भी हैं, Azerbaijan, but the real लेकिन कैस्पियन सागर की असली अहम ताकतें ईरान और रूस हैं। और जाहिर है, रूस से ईरान को जो मदद मिलती है उसमें मुर्मांस्क सिस्टम, मिसाल के तौर पर, और कुछ दूसरी चीज़ें शामिल हैं जो विमान से पहुंचाई जाती हैं। instance. यह अस्ट्राखान से तेहरान तक जाने वाला मशहूर कैस्पियन कॉरिडोर है, जो कैस्पियन सागर से होकर जाता है। Corridor from Astrakhan to Tehran goes through the Caspian. And there's even an extra geoeconomic और इसमें एक अतिरिक्त भू आर्थिक पहलू भी है, क्योंकि यह रूसी ईरानी कैस्पियन क्षेत्र है, जो उस परिवहन गलियारे का हिस्सा है, is the Silk यानी रूस, ईरान और भारत के बीच का सिल्क रोड। India. It's not even China, India. ये चीन भारत वाला भी नहीं है। So, you know, तो आप जानते हैं, जेलेंस्की साफ तौर पर आदेशों के तहत काम कर रहे थे, क्योंकि वह महज एक कठपुतली है। वह आदेशों का पालन कर रहे थे, नाटो के आदेशों का पालन कर रहे थे। bring Iran. ठीक है, ईरान को इसमें ले आते हैं, ताकि फिर हम भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर जाएं। This is beyond संभावित नतीजों के लिहाज से यह बेहद विशाल मामला है। लगता है कि किसी ने कीव में बैंकोवा के दरवाजे पर दस्तक दी और जेलेंस्की से कहा, यह एक मूर्खतापूर्ण कदम है। Zelensky. This और जाहिर तौर पर यूक्रेन कह रहा है कि ईरानी जहाज पर हमला एक गलती थी। was a mistake. The attack on the Iranian vessel. Probably somebody did the math in Kiev and said, no. शायद कीव में किसी ने हिसाब लगाया और कहा, नहीं, अब बस हो गया, हमारे लिए सब खत्म है। लेकिन ये कभी मत भूलिए कि नाटो कुल मिलाकर कोशिश करता रहेगा। They are losing. वे रूस के खिलाफ हार रहे हैं, इसलिए वे दूसरे युद्ध क्षेत्र में भी उतरना चाहते हैं, और शायद अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जीत हासिल करना चाहते हैं। बेहद खतरनाक। तो शतरंज की बिसात हर मिनट और भी जटिल होती जा रही है। दरअसल हम क्या कर सकते हैं? खुद को मध्यस्थों की जगह रखकर देखिए, पाकिस्तानियों, ओमानियों और खतरियों की जगह। ये सिसिफस जैसा काम है, समझिए। वे हिमालय जितनी बड़ी चट्टान को ढलान पर ऊपर धकेल रहे हैं, और जैसा लैरी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से किसी समझौते पर हस्ताक्षर करवाना और फिर उसका सम्मान करवाना बिल्कुल नामुमकिन है। Absolutely impossible to have Donald Trump sign and respect an agreement. हाँ, So what's the way out? तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? ठीक है, मैं सवाल नहीं छोड़ा। Leave the question here. Yeah, okay. Larry and Pepe. ठीक है, लैरी और पेपे, बेशक मैं आप दोनों की कही हर बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। मेरे नज़रिए से आपने जो कुछ भी कहा उसमें एक 100% से कम सटीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका हर तथ्यात्मक बयान गहरी खुफिया जानकारी से समर्थित है। अब मैं खास तौर पर लैरी से ये बात स्वीकार करने को भी कहूँगा कि वास्तव में पाकिस्तानियों ने एक बैठक की व्यवस्था की थी जिनसे मैं बात करता हूँ। मुझे मत बताइए कि उसे जेडी वेंस ने शुरू किया था या उनके किसी करीबी ने, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जनरल हेडक्वार्टर में, जो बहुत सुरक्षित जगह है, अमेरिकियों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। Significant delegation from the Americans arrived.
and they had a long meeting with Asim Munir. और उनकी असीम मुनीर के साथ लंबी बैठक हुई, जिसके बाद असीम मुनीर ने सुप्रीम लीडर को एक निजी पत्र लिखा जिसे अच्छी तरह लिया गया। तो मेरा मतलब है, हाँ, हम हर दिन के हर मिनट ट्रंप की सनक से जूझ रहे हैं। हम अमेरिकी होने के नाते यहाँ बैठे हुए इसे देख रहे हैं। वह अफरा तफरी, वह पूरी तरह की दीवानगी जो उनके मुंह से और व्हाइट हाउस से निकलती है। लेकिन दूसरी ताकतें भी हैं, और मुझे जो बताया गया है और जो मेरा मानना है कि मध्यस्थों की सोच को दर्शाता है, वही उम्मीद है कि उनके उन नफरत से बाहर की घटनाएं उन पर न जानेंगी, जैसे तेल की कफोर। Such as the paucity of oil. मिस्टर जेड, एक छोटा सा सवाल। क्या आपके स्रोत ने बताया कि मसलन क्या विटकॉफ इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे? He actually told me, I asked the question. उन्होंने सच में मुझसे कहा था। मैंने पूछा था, इस प्रतिनिधि मंडल में किस तरह के लोग थे? हाँ, मैंने खास तौर पर यह सवाल पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यह कोई गंभीर प्रतिनिधि मंडल था या फिर आप जानते हैं, विटकॉफ और कुशनर वाला कोई मजाकिया तमाशा। और उस प्रतिनिधि ने मुझसे कहा कि उनकी समझ के मुताबिक विटकॉफ और जेरेड व नैनी थे। Och missnöjer kemi gick det sprängling inte Asim Munir emizits mar. Witkov och Jared simultani 90. He was not going to meet with Witkoff and Jared. तो आपके सूत्र ने यह माना कि हालांकि हमारे पास इसकी 100% पुष्टि नहीं है, ये लोग उपराष्ट्रपति के कार्यालय से जुड़े हुए हैं। क्या यही बात है? हाँ, बेहद गहरा शक। Yes. But see, here's the problem. Here's the problem. Yes. देखिए, समस्या यही है। समस्या यही है। आपके अपने सूत्र भी मानते हैं कि जेडी वैंस का रुख है कि परमाणु मुद्दे को शुरुआत में ही सुलझाना होगा, उसे टाला नहीं जा सकता। और ईरान का रुख बिल्कुल नहीं है, ठीक उल्टा है। यानी वह बातचीत का मुद्दा ही नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हाँ, अगर अमेरिका बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान इस मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे इस मुद्दे पर कभी नहीं झुकेंगे जब तक अमेरिका उस बात का पालन नहीं करता जो उसने एमओयू में करने का वादा किया था। कुछ संपर्क हो सकते हैं, वॉशिंगटन से पाकिस्तान को संदेश भेजे जा सकते हैं और पाकिस्तान से ईरान को, या कतर से अमेरिका को और कतर से ईरान को। लेकिन बुनियादी फैसला, जहां तक मूल मुद्दे का सवाल है, यही है कि प्राथमिकता को पहले सुलझाना होगा। बिल्कुल, ईरान इसके लिए राजी नहीं होगा। Absolutely, Iran will not agree to that. Under whatever pressure from whomever wants to. जो भी दबाव डालना चाहे, चाहे जितना दबाव डाले, ये होने वाला नहीं है। यानी फिर से कहूं, संयुक्त राज्य अमेरिका इससे पहले भी इस दौर से गुजर चुका है। वे अपना गुस्सा दिखाते हैं, फिर आर्थिक हकीकतें सामने आ जाती हैं, सैन्य हकीकतें सामने आ जाती हैं, और फिर वे पीछे हट जाते हैं। आप जानते हैं सर, ये झूठ फैलाया गया है कि बातचीत की पहल ईरान ने की थी, लेकिन हम तथ्य के तौर पर जानते हैं कि पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर से संपर्क किया था और ईरान ने उसे ठुकरा दिया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद से संपर्क किया और उसे भी ठुकरा दिया गया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री से संपर्क किया और फिर से ईरान ने उसे नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं है, और जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, और मेरा आकलन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करने को तैयार नहीं है, ये युद्ध जारी रहेगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि आर्थिक और सैन्य दोनों ही तौर पर अमेरिका बहुत जल्द थको सिंह। हाँ, खैर, फिर उन्हें उससे निपटना पड़ेगा। आप जानते हैं, वे आगे की योजना नहीं बना रहे हैं। वे अभी अपने ही झूठ पर यकीन करते हैं कि वे टिक सकते हैं, ईरान से ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं, कि ईरान इतना ताकतवर, इतना मजबूत नहीं है, और कि अमेरिका आखिरकार ईरान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। अब वास्तव में क्या हो सकता है, उसके लिहाज से यह सच नहीं है, लेकिन अमेरिका का ऐसा मानना ही तय करता है कि क्या हो रहा है।
और मेरा मानना है कि आर्थिक हकीकत और हथियार प्रणालियों की कमी की सैन्य हकीकत ही आखिरकार अमेरिका को मजबूर करेगी। अगर वे इसका अंत चाहते हैं तो उन्हें ईरान के साथ रियायतें देनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस चरण तक पहुंचने से पहले हम सूदियों की इराक और यमन के खिलाफ एक विस्तारित जंग देखेंगे और कुछ हद तक ईरान के खिलाफ भी। Absolutely. बिल्कुल tube straight tanks. Mr. Z? I would like to wrap it up with again. मैं इसे खत्म करते हुए फिर से एक ऐसी हकीकत की बात करना चाहूंगा जो दुर्भाग्य से किसी के लिए भी सुनने में बहुत सुखद नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने आपसे जिस मामूली उम्मीद का जिक्र किया था, असल में वह उम्मीद नहीं, मेरे संपर्क सूत्र से मिली राहत की बात थी कि चीजें ढही नहीं थीं। मेरा मतलब है, उसे राहत थी कि सब कुछ ढहा नहीं था, और फिर थोड़ी सी आशावादिता थी कि आर्थिक हकीकत और सैन्य हकीकत वॉशिंगटन के कुछ हलकों तक पहुंचेगी, जो ट्रंप को यह समझने के लिए मजबूर करेगी कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह ढह जाने और सैन्य मोर्चे पर पूरी तरह अक्षम हो जाने के बिना ये जारी नहीं रह सकता। खैर, हम अपनी आंखें खुली रखेंगे और हमारे स्रोत हमसे संपर्क में रहेंगे। And our sources will be communicating with us, and we will bring to you any significant और अतीत की तरह development that जो भी takes महत्वपूर्ण place घटनाक्रम as we have होगा, done in the past. हम उसे आपके सामने Thank you लेकर very much आएंगे। for being our हमारे मेहमान बनने के supportive लिए audience आपका बहुत and बहुत growing, धन्यवाद। and we are very grateful to हमारे you. सहयोगी दर्शकों की Please संख्या hit the लगातार subscribe बढ़ रही button है if you like और इसके what लिए you हम see. आपके Please बेहद subscribe आभारी हैं। and अगर आपको you हमारा like काम the पसंद है तो security कृपया briefing सब्सक्राइब we बटन deliver दबाएं, inside your लाइक बटन भी mailbox. दबाएं। Go to और अगर subscribe. आप चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीफिंग सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचे तो सबस्टैक पर जाइए, हमें ढूंढिए, वही नाम है ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। $5 महीने में पेड मेंबर बनिए, ये बहुत छोटी रकम है, और हम आपको कम से कम 4-5 सिक्योरिटी ब्रीफिंग भेजेंगे। हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे, सोमवार को लैरी के साथ, मंगलवार को पेपे के साथ और बुधवार को आज की तरह हम सबके साथ। और अगर कुछ महत्वपूर्ण होता है तो हमेशा की तरह हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। Cheers. Thanks, everybody. Cheers. Say.